आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 11 के लॉज ऑफ मोशन के 18th लेक्चर में। बच्चों चल रहा है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति का हम लोग का ये चौथा लेक्चर है। जो लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो वो फटाफट से जाकर के पहले पिछले का लेक्चर देखे ताकि चीजें आगे की आसान हो सके, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ेंगे कायदे से समझ के साथ। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज कुछ एग्जांपल्स की, वो होगा आपके कोणीय वेग और अभिकेंद्र त्वरण वगैरह पर। इसलिए क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने उसके फॉर्मूला का डेरिवेशन और फॉर्मूला का जनरेशन कर लिया था। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल देख, पहला एग्जांपल यह है कि किसी कण की वृत्तीय पथ की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जो 3 चक्कर प्रति सेकंड से वृत्तीय पथ पर गतिमान है। वृत्तीय पथ पर गतिमान कण की कोणीय चाल तथा अभिकेंद्र त्वरण निकालना। अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात करें। तो सिंपल है, क्वेश्चन क्लियर है कि एक कण है जो कि वृत्तीय पथ पर इस तरीके से चल रही है, और ऐसे केस में जो वृत्तीय पथ पर चल रही है तो इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर, ठीक। और ये जब चल रही थी तो इस समय इसकी जो चक्कर करने की दर है वो n कहलाएगा या फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वो 3 चक्कर है, 3 साइकिल है, ठीक है, प्रति सेकेंड। तो इसको हम लोग आवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो बच्चों बस इसी बात का ध्यान रखना है कि ये चक्कर प्रति सेकंड होना जरूरी है, ठीक। तो बेसिकली जो त्रिज्या होगी वो 8 सेंटीमीटर आप लिख लीजिए, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब प्रति सेकंड है तो उसको आवृत्ति कह सकते हैं, और मिनट है तो मिनट की जगह 60 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 3 साइकिल पर सेकंड। यहाँ पर पहले हम लोग कोणीय वेग या कोणीय चाल की बात करेंगे। कोणीय चाल मतलब ओमेगा होता है। ओमेगा का फॉर्मूला देखिए 2 पाई n होता है, और 2 पाई बाई टी भी होता है, दोनों एक ही चीज है। तो 2 पाई और n की जगह पे 3 लिख दीजिएगा, ठीक है, 3। तो ये हो जाएगा 6 इंटू पाई, और यूनिट की बात होगी तो आप कहेंगे रेडियन पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, रेडियन पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पाई में है तो रेडियन में आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसके अभिकेंद्र त्वरण के बारे में बात करूं तो अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला मैंने बता रखा था कि अभिकेंद्र त्वरण को a से लिखेंगे यहाँ पर, और a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v²/r, लेकिन यहाँ v तो है नहीं, तो इसका फॉर्मूला एक और होता है, वो होता है r ओमेगा², ओमेगा के पदों में। तो अगर मुझे ओमेगा के पदों में रखना है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक, और ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो आप लिख सकते हैं 6 पाई का स्क्वायर, ओके ना, 6 पाई का स्क्वायर। यहां से आप a इज इक्वल टू 8 इंटू 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 इंटू पाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 8 जो 48, यहाँ पे 4 कैरी, और यहाँ पर आपका 3 8 जो 24 और 4 288 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट हो गई इसकी रेडियल एक्सेलरेशन की, 288 पाई स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल 2। किसी घड़ी में सेकंड वाली सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है।
सेकंड वाली सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ध्यान लीजिएगा। इसका कोणीय वेग तथा रेखीय वेग क्या होगा? इसका कोणीय वेग तथा रेखीय वेग क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले ये जानेंगे हम लोग कि घड़ी में जो सेकंड वाली सुई होती है, इस तरीके से हमारे पास 3 नीडल्स होते हैं। एक होता है आपका मिनट वाला और एक होता है आपका सेकंड वाला, ठीक, और एक होता है घंटे वाला। तो ये घंटे वाला हो गया, ये मान लीजिए मिनट वाला, ये सेकंड वाला। तो सेकंड वाली जो नीडल होती है वो कंटिन्यूअसली घूमती है, आपको याद होगा कंटिन्यूअसली घूमती है। और जब ये सेकंड वाली सुई यहां से घूम करके पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो वो 60 सेकंड कंप्लीट कर लेती है। और जैसे ही 60 सेकंड कंप्लीट हो जाता है तो हम कहते हैं कि 1 मिनट हो गया। तो इसका मतलब कि सेकंड वाली सुई एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड लेगी। यही मैंने आपसे मिनट वाले के बारे में पूछा होता, ये मिनट वाली है। तो मिनट वाली अगर 12 से वापस 12 में पहुंचेगी तो कितना टाइम लेगी? तो सीधी सी बात 1 घंटा होगा। तो ये वाली नीडल वापस से 12 पे पहुंचेगी, मतलब 4 बज रहा है तो वापस से 12 पे पहुंचेगी, तो फिर ये कितना टाइम ले लेगी? 1 घंटा। यही अगर मैंने घंटे वाले निडल के बारे में बात किया होता तो घंटे वाले निडल अपने आप को दोबारा 12 घंटे बाद दोहराती है। मतलब अभी 12 बज रहा है तो रात को जब 12 बजेगी तो फिर वो छोटी वाली निडल वापस अपनी लोकेशन पे आएगी। तो हम कह सकते हैं कि छोटी वाली निडल एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लेगी, आपकी मिनट वाली जो है वो 1 घंटे लेगी और सेकंड वाली 1 मिनट लेती है। ठीक है, तो यहां पर बात किसके लिए हो रही है? सेकंड वाली निडल के बारे में हो रही है। तो सेकंड वाली निडल की जो टाइम पीरियड है, सेकंड्स निडल का जो टाइम पीरियड है वो होता है 60 सेकंड बच्चों, ठीक है, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड के लिए अगर मैं इसकी कोणीय वेग की कल्पना करूं कि कितनी आनी चाहिए इसकी कोणीय वेग की, तो कोणीय वेग को हम ओमेगा लिखते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t लिखा जाता है, 2πn भी होता है। तो यहाँ पे 2π/60 लिख सकते हैं, कैंसिल कर दीजिएगा, ये हो जाएगा π/30 रेडियन पर सेकंड। ओके, ये हो गया रेडियन पर सेकंड। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे बच्चों कि हम लोग अगर इसके रेखीय वेग की कल्पना करें तो रेखीय वेग कितना आएगा। रेखीय वेग का कोणीय वेग के साथ रिलेशन आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि इसकी लंबाई आपको पता है, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, तब V = होता है R ओमेगा। ये R इसकी लंबाई जो है वो एक्चुअली वही है, तो R ओमेगा की जगह पे आप लिख सकते हैं L ओमेगा। क्या बोलते हैं, यहाँ V = R ओमेगा की जगह पे L ओमेगा लिख दीजिएगा। तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, V = 3 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा की वैल्यू, और वो है π/30। कैंसिल कर लीजिए तो आपका जो V का फॉर्मूला नया आंसर देगा वो होगा V = π/10, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो रेखीय वेग इसका होगा π/10 मीटर पर सेकेंड। और वो भी किसकी, ये होती है सुई के नोक, ये नोक होता है नोक की चाल, ये नोक की चाल, ठीक है। एक बात याद रखने वाली ये है कि जब कोई वृत्तीय पथ पर चलता है तो हर पॉइंट की अलग अलग रेखीय चाल होती है, लेकिन कोणीय चाल सबकी समान होती है। तो इसकी नोक की जो चाल होगी वो π/10 होगी। अगर मिडिल की पूछता तो हम 3 सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, हम 3 का हाफ लेते हैं, क्योंकि हाफ जो पोजीशन होगी वो यहां पर पाई जाएगी, ठीक है। हाफ का मतलब 1.5 पे पाई जाएगी। बात क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। कोई मोटर गाड़ी या कार 300 मीटर प्रति सेकंड की
चाल से 500 मीटर की त्रिज्या के मोड़ पर वृत्तीय गति करता है। यदि इसके चाल में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वृद्धि होती है तब कार के परिणामी त्वरण की गणना करें। परिणामी त्वरण की गणना करें। आइए चेक करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम को बना लिया जाए। यहां पर बोल दिया गया है कि एक कार है, मान लेते हैं यही कार है और ये फिलहाल चल रही थी किस चाल से, 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और फिलहाल इस मोड़ की जो त्रिज्या है वो 500 मीटर है और चल रही थी। चलते चलते क्या हुआ कि पता चला कि इसके वेग में वृद्धि होने लगी और ये जो वेग में वृद्धि होती है उसे AT कहते हैं और ये वृद्धि जो है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की। और अंदर की ओर तो आपको पता ही है कि ये AR जो है वो कम से कम चाहिए, नहीं तो ये जो है गति नहीं कर पाएगी। तो AR जो है वो गति की वजह से तो चाहिए ही थी, लेकिन वृद्धि की वजह से इसका जो त्वरण है वो परिणामी त्वरण है, इस दिशा में नहीं होगा, मतलब कि केंद्र की ओर नहीं होगा और AT की ओर भी नहीं होगा, इन्हीं के कहीं बीच में होगा। याद है? ठीक, तो करते हैं इसको सॉल्व। आइए चेक करते हैं कितना आना चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो वेग था वो था 300 मीटर पर सेकेंड और जो त्रिज्या है उसकी वो है 500 मीटर। यहां पे अगर आप त्रिज्य त्वरण निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो त्रिज्य त्वरण जो है वो हो जाएगा v²/r। तो v की जगह पे 300 मल्टीप्लाइड बाई 300 अपॉन 500, ये कैंसिल कर लीजिए। ठीक, तो यहां पर इसको आपने कैंसिल किया, ये कितना आ गया 60 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जो v की वैल्यू है वो 300 मीटर पर सेकंड था, तो 300 मीटर पर सेकंड की वजह से 300 इंटू 300 और r जो है 500 मीटर का था, तो 500 मीटर का मतलब बहुत बड़ी त्रिज्या थी। अगर 500 सेंटीमीटर होता तो उसको हम चेंज कर लेते। तो अब फाइनली 500 इसको कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया, 60 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आपको मिल गया AR की वैल्यू। ठीक, AR की वैल्यू जब मिल जाती है तो AT की वैल्यू तो आपको पता ही है और AT की वैल्यू जो है वो है आपकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। परिणामी निकालना है अगर आपको, तो परिणामी जो त्वरण होगा वो आपका होता था, याद है ना, कल हम लोग फॉर्मूले में देखे थे AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। यहां से आप लिख लीजिए AR की वैल्यू कितनी, 180 का स्क्वायर ऑफकोर्स, और AT की वैल्यू कितनी, 2 का स्क्वायर। यहां से आपने इसको स्क्वायर कर लेना है और इसको स्क्वायर कर लेना है और दोनों का क्या करके ऐड करके इनका वर्गमूल निकाल लेना है। ये आपका क्या है, होमवर्क। ठीक, तो इसको आप कंप्लीट करेंगे, ये आपका HW होगा। ठीक, और निकाल के आप मुझे इसका रिजल्ट जरूर बताएंगे। ठीक, करने के बाद इसका रूप निकालेंगे, यही इसका क्या होगा, परिणामी त्वरण होगा कार का। ठीक, आगे हम बात करेंगे अभिकेंद्र बल के बारे में। अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स आपको याद है ना कि अगर हम किसी चीज को घुमाते हैं
तो घुमाने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है, और जब हम घुमाते हैं तो हमेशा हमें तनाव का अनुभव होता है। कहां पर? जहां से आप घुमाते हैं। अगर हाथ से घुमा रहे हैं तो हाथ पर तनाव का अनुभव होगा। तो वो जो तनाव आप ऑब्जर्व करते हो वो कोई और नहीं, अभिकेंद्र बल है। तो अभिकेंद्र बल क्या है? जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए उसे केंद्र की ओर एक आवश्यक बल की आवश्यकता होती है। मतलब आवश्यक बल के बिना वो वृत्तीय पथ पर चल ही नहीं सकता। तो किसी पथ को वृत्तीय पथ पर बनाए रखने के लिए एक आवश्यक बल की आवश्यकता होती है। केंद्र पर लगने वाले बल के द्वारा ही वो कण वृत्तीय पथ पर बना रहता है। उस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो बात समझ आ रही है ना कि किसी कण को वृत्तीय पथ पर बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर लगने वाले आवश्यक बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। आइए थोड़ा समझने का प्रयास करें डायग्राम से। तो ये हमारे पास कोई वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए क्या चाहिए? कण चाहिए। तो ये कण है यहाँ पर, और जो अभी फिलहाल के लिए कहा जाना चाहता था सीधे, याद रखिएगा सीधे। अगर आप अंदर की ओर बल नहीं लगाएंगे तो ये कण कहाँ चला जाएगा? आगे ही चला जाएगा। तो ये जो अंदर की ओर बल लगता है, ये अंदर की ओर लगने वाला बल इसको घुमा करके इस पथ पर लेके आता है और लगता रहता है, ऐसा नहीं कि यहीं पर है। और ये यूनिफॉर्मली इसको घुमा करके इस वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल तक लेके जाता है। फिर जब ये वापस से यहाँ जाने का प्रयास करता है तो अंदर की ओर एक बल लगता है जो इसे वापस से बेंड करता है और इस स्पर्श रेखीय पथ पर गति करते हुए यहाँ पहुंचता है। फिर ये आगे की ओर जाना चाहेगा, लेकिन फिर अंदर की ओर लगने वाला बल, वही अभिकेंद्र बल, वापस से अंदर की ओर मुड़ना चाहता है, लेकिन फिर ये घूमते हुए इस पथ पर आएगा और ये अपने आप को वापस से घुमा करके प्रारंभिक स्थिति में प्राप्त करेगा। मतलब कि यह जो बल आप देख रहे हैं, केंद्र की ओर लगने वाला बल, इस कण को वृत्तीय पथ पर बनाए रखने का प्रयास करता है। इसका नाम केंद्र पर लगे होने के कारण अभिकेंद्र बल कहा जाता है। ठीक, किसी कण को वृत्तीय पथ पर गति प्रदान करने हेतु केंद्र की ओर लगने वाला आवश्यक बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। तो अभिकेंद्र बल कहां से मिला? क्योंकि आपको पता है कि जब घूम रहा था तो वेग में परिवर्तन हो रहा था, और ये वेग में जो परिवर्तन है जिससे त्वरण कार्य करता था, और अगर पिंड का द्रव्यमान है और उसमें त्वरण कार्य करता है तो उसका हम बल का भी निकाल सकते हैं मान। तो अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू कण का द्रव्यमान इंटू त्रिज्य त्वरण। तो कण का जो द्रव्यमान है वो m है और त्रिज्य त्वरण जो है वो होता है v²/r। याद आया ना? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। ठीक, याद रखिए, बहुत जरूरी है, कोई भी कण अगर वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो बिना अभिकेंद्र बल के वो वृत्तीय पथ पर घूम ही नहीं सकती, ये तय मानिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंस हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो यहाँ पे लाके रख सकते हैं F इज इक्वल टू m r ओमेगा का स्क्वायर/r। एक r कैंसिल कर सकते हैं आप, तो हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। लीजिए एक और फॉर्मूला f का ये भी फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले दोनों इसी के सर्वाइवल हैं, इस दोनों एक दूसरे के ऑप्शन हैं।
अब हम बात करेंगे कि क्या अभिकेंद्र बल हमें सिर्फ यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो कहां कहां देखने को मिलता है। केवल इतना ही नहीं, अभिकेंद्र बल कोई जादुई बल नहीं है। अभिकेंद्र बल उसी वृत्तीय पथ पर गति करने वाले या लगने वाले कारकों से ही उत्पन्न होता है। अभिकेंद्र बल कोई विशेष बल नहीं है, याद रखिए। यहाँ पे आप लिखेंगे नोट और इसके आगे आप लिखेंगे कि यह कोई विशेष बल नहीं, विशेष बल नहीं है। यह इनके मध्य लगने वाले कारक से उत्पन्न होता है। कौन कौन से कारक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण की बात करें तो डोरी से बंधे लोलक को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर डोरी एवं केंद्र के मध्य तनाव बल द्वारा अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। ठीक, अगर आपने घुमाया और डोरी इतना तनाव एक्सर्ट नहीं कर सकती है, अनुभव नहीं कर सकती, कमजोर है, तो कण टूट जाएगी। और जैसे ही टूट जाएगी तो वो कहां चली जाएगी। अगर आप इसको घुमा रहे हैं इस तरीके से और अगर आपकी डोरी के अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि ये ब्रेक हो जाएगी, तो आपका जो पिंड है वो टूट करके कहीं भी चला जाएगा, कुछ इस तरीके से टूट के किसी भी पथ पर चला जाएगा। इसका मतलब तनाव बल जरूरी है कि इसको वृत्तीय पथ पर बनाए रखता है। ये तनाव बल कोई और नहीं, अभिकेंद्र बल के रूप में सामने आएगा। ठीक, इसके साथ आपको खोजना है कि अगर मोटर कार मोड़ कैसी होगी, वृत्तीय गति पर। ठीक है, मोड़ पर मुड़ती। ठीक, मोटर कार अगर मोड़ पर मुड़ रही है तो फिर इसे कहां से मिलेगा, अभिकेंद्र बल। ठीक, इसका 3 लाइन छोड़ करके आप इसका स्टेटमेंट खुद से खोजेंगे। और तीसरा जो होगा कि पृथ्वी और ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसे कहां से अभिकेंद्र बल मिलता है, ये दोनों का आंसर आप खुद से लिखने का प्रयास करेंगे, या फिर अगर न समझ में आए तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।